हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। प्रीलिम्स के सीरीज़ में साइंस एंड टेक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस सेशन में हम लोग साइंस एंड टेक में सेल्स एंड बैटरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली सेल और बैटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिख जा रहा है। एग्जामिनेशन में आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक, इन सेल का या जो डिफरेंट टाइप के हमारे सेल हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, और दूसरा पूछा जा सकता है जो इसकी बेसिक फिलॉसफी है, यानी कि जो स्टैटिक साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन ऑफ द साइंस से। दोनों को पार्ट को ही हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में, और साथ में क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या पूछे गए हैं। कुछ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है। इन सभी चीज़ों को देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सेल में प्राइमरली जो हमें देखने को मिलती है वो दो तरीके की सेल होती है। एक सेल होती है जो हम लोग फ्यूल सेल के फॉर्मेट में देखते हैं, और दूसरी होती है जो हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल के फॉर्मेट में देखते हैं। जो हमारी फोटोवोल्टाइक सेल है, ये फोटोवोल्टाइक सेल सोलर सेल में हमें देखने को मिलती है, और सोलर सेल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। तो दूसरी हमारे पास जो सेल बच रही है वो है हमारी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हमें दो तरीके से देखने को मिलती है। एक होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल और दूसरी होती है माइक्रोबियल फ्यूल सेल। अगर हम फिलॉसफी के बारे में बात करें, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द फ्यूल सेल, तो बेसिक फिलॉसफी यहाँ पर यही रहती है कि जो हाइड्रोजन होता है इसे हम एनर्जी दे करके कन्वर्ट कर देते हैं H+ में, और यहाँ से इस H+ से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को निकालने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर कैटलिस्ट लगाया जाता है प्लैटिनम। और वहीं अगर माइक्रोबियल फ्यूल सेल के बारे में, माइक्रोबियल फ्यूल सेल को देखें तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट लगाते हैं हमारा कोई एक बैक्टीरिया। ये इसकी बेसिक फिलॉसफी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल में हमारे पास में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो हाइड्रोजन हो या फिर माइक्रोबियल फ्यूल सेल के अंदर में माइक्रोब्स हो, दोनों को ही एनर्जी जो मिलती है वो केमिकल एनर्जी से मिलती है। हाइड्रोजन में हम ब्रेकिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं, और माइक्रोबियल फ्यूल सेल में हम फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। दोनों में ही केमिकल एनर्जी निहित होती है, और इसी केमिकल एनर्जी को हम लोग ब्रेक करते हैं और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर किसी तरीके की फ्यूल सेल में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन से हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलती है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर किसी एक एलिमेंट का, किसी एक एजेंट का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा होगा तो वहीं दूसरी ओर किसी दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है बेसिकली, और इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फ्यूल सेल में अगर बात करें तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और वहीं रिडक्शन एजेंट के तौर पे बात करें तो ऑक्सीजन हो जाता है। नॉर्मली जो बैटरी होती हैं दे स्टोर द एनर्जी को स्टोर करती हैं, जबकि यहाँ जो फ्यूल सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अगर हम दोनों के बारे में बात करें, चाहे वो फ्यूल सेल हो चाहे वो बैटरी हो, दोनों के दोनों ही डायरेक्ट करंट की सप्लाई करते हैं। हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो अल्टरनेट करंट से होती है, यानी कि जो डायरेक्ट करंट है इससे हम डायरेक्टली अपने घर के जो अप्लायंसेस हैं, लाइट है, फैन है, इन सबको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से इस डायरेक्ट एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अल्टरनेटिव करंट में। ये जो डायरेक्ट करंट है इसको अल्टरनेटिव करंट में चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए हम बीच में एक इन्वर्टर लगाते हैं। और ये इन्वर्टर अल्टीमेटली डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, और अल्टीमेटली हम अपने हाउस होल्ड जो भी आइटम्स है उन हाउस होल्ड आइटम को यूज़ कर पाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे पाते हैं। फ्यूल सेल जो होती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू बैटरी। बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और एक बार जब केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ख़त्म हो जाता है तो बैटरी डेड हो जाती है, और इस वजह से हमें चेंज करना पड़ता है। जबकि जो फ्यूल सेल होती है यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, और उसे अगर हम सप्लाई बरकरार रखें तो फिर ये खत्म नहीं होगी। दिस इज अनएग्जॉस्टेबल एनर्जी वुड से। क्विकली अगर डिस्कस कर लें हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में स्पेसिफिकली, तो ये एक डायग्राम देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक साइड में हमें देखने को मिल रही है कि कैथोड रे है। कैथोड का मतलब एक तरीके से रॉड हो गई है, और दूसरी हो गई जो हमारे पास में एनोड रे है। जो एनोड होती है यहाँ पर रिडक्शन होती है, और जो कैथोड होती है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कैथोड से हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जो कि हवा यानी कि एयर में मौजूद है, और दूसरे साइड से हम हाइड्रोजन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, और अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिल जाती है।
ऑन अ सिमिलर नोट माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी होते हैं, सारी चीज़ें सेम होती है, बस हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जगह हम यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर फर्मेंटेशन करवाई जाती है जिसे हिंदी में किण्वन बोलते हैं। साधारण भाषा में बात करें तो सड़ाया जाता है। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल में देखें तो यहाँ पर जो हमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है प्लैटिनम, और वहीं दूसरी ओर अगर हम माइक्रोब्स को देखें तो यहाँ पर हमें यूज़ करनी होती है बैक्टीरिया। दोनों का अगर फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ मिल करके प्योर वाटर निकाल रही है, और इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की कंबशन प्रोसेस नहीं हो रही है, इसलिए किसी भी तरीके की हार्मफुल गैसेज नहीं निकल रही हैं। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल और केवल प्योर वाटर निकल रहा है, और इसी वजह से यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी एक तरीके की फ्यूल बन गई, क्योंकि कोई भी अगर दूसरी फ्यूल हम लोग लेकर के आएँ तो वहाँ पर किसी न किसी तरीके का हमें एक बाई प्रोडक्ट मिलता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल या माइक्रो फ्यूल सेल के बारे में बात करें तो ये इसकी जो यूसेज है वो बहुत बड़ी है। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर तरीके के अप्लायंसेज में यूज़ की जा सकती है। कहने का मतलब अगर आप मोबाइल फ़ोन से शुरू करें तो मोबाइल फ़ोन से लेकर के रॉकेट तक की अगर लॉन्चिंग करनी है तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक फ़ोटो देखी होगी जो बहुत वायरल हुई थी। हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक हाइड्रोजन कार का इनाग्रेशन या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन कार को दिखाया था, और कहीं ना कहीं ये बात बोली गई थी कि जो हाइड्रोजन कार है दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, यह हमारी फ्यूचर होने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल भी हमारे लिए एक सोर्स रहेगा, एक हमारे लिए फ्यूचर रहेगा। यहाँ पर फ्यूल सेल की साइज से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मेन मतलब जो होती है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सप्लाई से होती है। जितनी ज़्यादा सप्लाई रहेगी उतना ही ज़्यादा हमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिसीव होगा, और इस वजह से यहाँ पर जो फ्यूल सेल है उसकी साइज का कोई खास मतलब नहीं होता है। यहाँ पर रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बेसिकली हाइड्रोजन की सप्लाई लगातार मेंटेन करनी है, और एयर से, हवा से ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर मेंटेन करा दी जाती है, और फिर फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, और फाइनली हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोजन यानी कि वाटर मिल जाती है। यहाँ पर एक हमारे लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के तौर पर निकल करके आ रहा है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल में कुछ नहीं है, जैसे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉन निकल रहा होगा, और कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रिक यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो दूसरी तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ये इसलिए लिख दिया गया है ताकि जब अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम में आप सिंपली इसको नोट करिएगा कि एक तरीके की फ्यूल सेल है और कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सारी चीज़ें सेम सी ही मिलेंगी। अगर ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी इतना अच्छा है और हम टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए आखिर में मुश्किल क्या है, दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्यों नहीं हम अपने सारे व्हीकल्स के जो इंजन है उसको कन्वर्ट करते हैं हम हाइड्रोजन के हिसाब से, और फिर कैटालिटिक कन्वर्टर को लगा करके फाइनली हम लोग अपने सारे ही व्हीकल्स को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते, उसके कई रीजंस हैं। उसमें से एक रीज़न हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन इटसेल्फ। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो ये गैस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको इसे निकालना पड़ेगा। यानी अगर आपको हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको अलग अलग तरीके के प्रोसीजर से गुजारना पड़ेगा, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होती है, यहाँ पर ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट फ्रॉम कंपाउंड्स। अब यहाँ पर जो सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम मीथेन से इसे हटा सकते हैं, क्योंकि मीथेन में भी CH4 यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो हम इसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होगी कि मीथेन से अगर हम लोग हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे तो बनने वाला जो बाई प्रोडक्ट होगा वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। दूसरी प्रोसेस हो सकती है जो हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस जो अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही किया है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन यानी कि वाटर को ले सकते हैं या फिर NaCl को ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको हाइड्रोजन को यहाँ पर ब्रेक करना होगा। इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं और दोनों को ही चार्ज कर सकते हैं, और इस तरीके से H+OH- हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फाइनली हमें H+ का यहाँ पर गेन हो गया, और इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम हाइड्रोजन को हम इंजेक्ट कर सकेंगे अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में। तीसरा जो तरीका हो सकता है वो है बायोमास गैसिफिकेशन का लेकर के। बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इसी बायोमास गैसिफिकेशन और बायोडीजल के भी बारे में। तो यहाँ से आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो
मास गैसिफिकेशन। फिलहाल अभी केवल और केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि बायोमास एक तरीके का गोबर गैस या फिर आप बोल सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनके फर्मेंटेशन से हमें मिलता है। और इस फर्मेंटेशन के बाद भी हमें यहाँ पर मीथेनॉल यानी मीथेन ही मिलता है, और इस मीथेन के थ्रू भी अल्टीमेटली हम लोग हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, जैसा भी पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है फोटो इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर के। फोटो इलेक्ट्रोलिसिस में हम यहाँ पर एल्गी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो एल्गी होते हैं दे आर फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली। एक तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ कि एल्गी और बैक्टीरिया को कोई रखरखाव करने की ज़रूरत नहीं होती है, 3 से 4 दिनों में ये डेवलप हो जाते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके का प्योर वाटर खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी ये खुद पॉल्यूटेड वाटर में ही पैदा होते हैं। तो एल्गी या फिर बैक्टीरिया का जो फोटो इलेक्ट्रोलिसिस है, ये भी एक अच्छा तरीका बन सकता है हमें हाइड्रोजन को सेपरेट करने का। एक और तरीका जो बन सकता है वो है विंड इलेक्ट्रोलिसिस। हाइड्रोजन जो कि हमें एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, उसको पाइप्ड फॉर्मेट में हम प्रेशराइज करके वहां से भी हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं। इस टेक्निक को बोलेंगे हम कंप्रेशन टेक्निक। ये तो एक रिस्पॉन्सिबल रीजन हो गया कि हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट रूप से या फिर बोला जाए नेचुरली ये हमें नहीं मिलता, और इस वजह से हमें निकालना पड़ता है, जो कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन बन सकता है। दूसरा हमारे लिए जो यहाँ पर दिक्कत है, ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो हाइड्रोजन की एक्सट्रैक्शन है वो तो महंगी है ही है, प्लस साथ में जो इसकी इफिशियंसी है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी कम है, और इसी वजह से ये अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर बन जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें, 1 लीटर अगर हम पेट्रोल को से जितनी एनर्जी निकाल रहे हैं, उसका 2/3 एनर्जी ही केवल और केवल हमें हाइड्रोजन के 1 लीटर से निकाला जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें कि जो हाइड्रोजन है दिस इज इनइफिशियंट, यह हमारे लिए इफिशियंट नहीं है। यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, लेकिन सब्सिडी भी अगेन अपने आप में सेल्फ सफिशियंट नहीं है। इसका एक ऑप्शन यही हो सकता है कि हम कुछ अल्टरनेटिव ढूंढें। एक ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, एक ऑप्शन के लिए कि अगर किसी को चूज करना हो हाइड्रोजन दे, देन वो चूज कर सकेगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर चाहिए होगा। ये बात हमारे दोनों ही फ्यूल सेल के लिए काम कर जाती है, चाहे वो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो, चाहे वो आपका माइक्रोबियल फ्यूल सेल हो। बस अंतर दोनों में यही होता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है और कैटलिस्ट के तौर पर प्लेटिनम होता है, जबकि वहीं माइक्रोबियल फ्यूल सेल में हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं और बैक्टीरिया को रखते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे। बाकी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एनर्जी होती है, सब कुछ लगभग सेम सी ही होती है, तो आप दोनों को एक जैसा ही कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम में एक बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था फ्यूल सेल को लेकर के। यहां पर क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड। यहां से एक बात समझ में आ गई है कि जो यहां पर आंसर यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली यहां पर बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पर आगे बोला जा रहा है कि इससे जनरेट की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहां पर बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट कि इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल देन द फ्यूल सेल एमिट हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट। यहां पर बोला जा रहा है कि जो हीट है और वाटर है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकल करके आता है, और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा यहां पर पॉइंट बोला जा रहा है कि फ्यूल सेल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो फ्यूल सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल है इसको स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़े दोनों तरीके के डिवाइसेस में यूज किया जा सकता है। यहां पर जो पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कि ये बड़े से बड़े बिल्डिंग पावर, मतलब कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको पावर देने में तो यूज किया जा रहा है, लेकिन जो छोटे डिवाइसेस है जैसे लैपटॉप वहां पर यूज नहीं किया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं। फ्यूल सेल के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है। ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये डीसी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग इन्वर्टर के थ्रू अल्टीमेटली हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से हम लोग अपने घरों का जो भी अप्लायंसेज है वो यूज़ करते हैं। तो तीसरी भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और यहाँ पर अगर आपने तीसरा स्टेटमेंट गलत किया तो देखिए आपका सीधे आंसर निकल करके आ रहा था। हालांकि हमें पता है कि दूसरे का भी क्या आंसर है, सही या गलत, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगी इसकी ए। इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोबियल फ्यूल सेल को लेकर के। माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वाई? क्यों बोला जाता है कि जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल है वो सस्टेनेबल एनर्जी का एक सोर्स है? पहला स्टेटमेंट है कि दे यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट। यहां पर यह बात बोली जा रही है कि कोई ना कोई एक बैक्टीरिया होगा जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जा रहा होगा। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
दूसरा बोला जा रहा है कि दे यूज अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट। ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग इस वजह से हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक का। तो ये हमारे लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहां पर लिखना होना चाहिए, दिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉट इनऑर्गेनिक। दूसरा स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ हमें वैसे ही आंसर मिल जाएगा कि या तो आंसर 1 सही होगा या फिर आंसर 1 एंड 3 सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट हमें जानना जरूरी है। तीसरा स्टेटमेंट है दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लीन वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो वेस्ट वाटर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक वेस्ट ही होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं इन्हीं को तो बल्कि हम माइक्रोब बोल रहे हैं, और इन माइक्रोब को ही अगर हम ट्रीट करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्लीन वाटर मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद में हम लोगों ने देखा था कि हमारा प्योर वाटर मिल रहा था और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, और यही बात तो ये स्टेटमेंट बोल भी रहा है। यानी थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट, और यहां पर आंसर ए नहीं बल्कि सी हो जाएगा। इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आगे आने में, आगे टाइम पे रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसकी जो बेसिक्स है उसको तैयार रखेंगे। कुछ बैटरीज के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो बैटरी बहुत तरीके की होती है। बटन सेल बैटरी होती है जो कि घड़ी वगैरह में जो रिस्ट वॉच होते हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं। फोटोवोल्टाइक बैटरी होती है जो कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे टॉर्च वगैरह में लगाई जाती है। और एक हमारे पास होती है लिथियम आयन बैटरी। हम लोग लिथियम आयन बैटरी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि यही एक प्रोबेबल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। लिथियम आयन बैटरी में हमारे पास दो टेक्निकल टर्म आते हैं, एक है इंटरकेलेशन और दूसरी होती है जिसे बोलते हैं डिसइंटरकेलेशन। इंटरकेलेशन का मतलब होता है जहां पर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इसका मतलब है कि इस समय डिस्चार्ज होने का मतलब है कि इस समय बैटरी यूज में आ रही है। और वही डिसइंटरकेलेशन में अगर बात करेंगे तो यहां पर बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको चार्जिंग में लगा करके रखे हुए हैं। मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा यहां पर हम लोग यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो यहां पर यूज करते समय जो प्रोसेस है वो हो रही है इंटरकेलेशन, और जब हम मोबाइल को हम चार्ज में लगा देते हैं तो उस समय हो रही है डिसइंटरकेलेशन। यहां पर होता यह है कि जब हम लोग मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो एनोड से लिथियम आयन निकलता है और कैथोड की ओर में जाता है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि मोबाइल को हमारे पावर मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो जस्ट रिएक्शन उल्टी हो जाती है। लिथियम कैथोड से निकल करके एनोड में जाने लगता है और एनोड को चार्ज करना शुरू कर देता है, और इस तरीके से जब एनोड चार्ज हो जाता है तो फिर फाइनली हम अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है ये बड़ी ही छोटी होती है। छोटी होने के कारण ही लैपटॉप और जो मोबाइल फोन्स होते हैं ये आप देखे होंगे बहुत छोटे से बैटरी में काफ़ी ज़्यादा आउटपुट दे देते हैं। आजकल तो बहुत हैवी बैटरीज आ रही हैं, 5000 mAh की बैटरीज आ जा रही हैं जो कि एक लंबे समय तक आपके जो डिवाइस है उसको चला सकती हैं। तो इसके खास बात तो बहुत है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो लिथियम आयन है वो केवल और केवल 2-3 जगहों पर ही मिलता है पूरे वर्ल्ड में। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो है बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया और चिली। इंडिया में इसकी कुछ खास प्रोडक्शन नहीं है और हम लोग प्योरली इम्पोर्ट डिपेंडेंट ही हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं लिथियम आयन के लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ खास बातें दी गई हैं लिथियम आयन को लेकर के कि ये डिस्चार्ज टोटली डिस्चार्ज नहीं होता, यू कैन चार्ज एंड अगेन रीयूज। इसका कोई नो यूज़ केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली ऐसा देखा गया होगा, अगर आप लोग अपने फ़ोन को यूज़ करते होंगे तो देखा होगा आपने 20% से नीचे जैसे ही ये अपना बैटरी डिस्चार्ज होता है वैसे ही यहाँ पर आपको एक पॉपअप दे देता है कि आप अपने लो बैटरी दिख देता है, और लो बैटरी लिखने के बाद में आपको बोल देता है कि इसको चार्ज में लगा दो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 20% से नीचे जैसे ही बैटरी जाती है बैटरी पर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इसीलिए 20% से नीचे जब बैटरी चली जाए तो बैटरी को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको चार्ज में लगा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर 80% से या 80% से ज़्यादा अगर आपने देखा होगा कि चार्ज हो जाता है तो तुरंत आपको बोलता है, एक मैसेज पॉपअप आ जाता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, लगभग चार्ज हो गई है, 80% हो गई है। ऐसा इसलिए बोला जाता है 80% से ऊपर भी चार्ज होता है तो यहाँ पर भी बैटरी के ऊपर में लोड पड़ता है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी अगर आप 20% से 80% के बीच में रख रहे हैं तो आपका जो मोबाइल है अगर वो 2-3 साल चल रहा होगा तो वो जस्ट डबल हो जाएगा, 5 to 6 ईयर्स आपका बैटरी चल जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पर केवल और केवल केयर करने के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर हमें केवल ये इंश्योर करना है कि जो बैटरी लेवल है इट शुड बी इन बिटवीन 20 to 80%। 80% से ऊपर भी रखेंगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये आएगी कि बैटरी की जो लाइफ होती है रिलेटिवली कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑन द बैटरी। दूसरी होती है कीप कूल, गर्म जगहों पर नहीं ठंडे जगहों पर रखें। ठंडे जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली ठंडे जगहों पर जाते हैं तो बैटरी अपनी अलग तरीके की परफॉर्मेंस देती है। वही अगर बहुत ठंडी जगह पर चल जाते हैं तो वहाँ पर भी बैटरी हमें काफ़ी कम आउटपुट देती है। सिंपल कारण उसका यही है कि बहुत ज़्यादा अगर ठंडे एरिया में चले जाएंगे, बहुत कम टेम्परेचर में चले जाएंगे तो बैटरी को भी
अपने आप को गर्म रखने के लिए चार्ज रखना पड़ता है, एंड दैट इज हाउ बैटरी गेट डिस्चार्ज वेरी क्विकली। अगर नई बैटरी की जरूरत होती है तो आप नई बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिथियम आयन के बारे में दिखा गया है कि कैथोड पर यहाँ पर लिथियम का मेटल ऑक्साइड होता है और एनोड पर ग्रेफाइट होती है। और इस तरीके से जब भी यहाँ पर बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एनोड से कैथोड की ओर में लिथियम जा रहा है। ये देखिए लिथियम जा रहा है एनोड से कैथोड की ओर में, और इस तरीके से डिस्चार्ज होती है। और फाइनली अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, और फाइनली ये जो हमारा लिथियम आयन है ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर में जाएगा और एनोड को यहाँ पर चार्ज कर देगा, एंड दैट इज हाउ वी कैन यूज आवर मोबाइल। लिथियम आयन का एक और अल्टरनेटिव के तौर पर निकाला गया और बेहतर आउटपुट के नाम पर निकाला गया है लिथियम सल्फाइड बैटरी। हालांकि ये अभी प्रोटोटाइप के ही फॉर्मेट में है। यहाँ पर लिथियम आयन प्लस फॉर्मेट में है और जो सल्फर है वो निगेटिव फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही बन गए, और इस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो आउटपुट टेंडेंसी होगी, जिसका जो आउटपुट रेशियो निकल करके आएगा वो लिथियम आयन से भी काफ़ी ज़्यादा निकल करके आएगा। तो हो सकता है अगर हमारे नियर फ्यूचर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल बी हैविंग लिथियम सल्फाइड बैटरी इंस्टेड ऑफ लिथियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और बेहतर तरीके से प्रमोट करने के लिए और इंडिया में लॉन्च करने के लिए फेम इंडिया लॉन्च किया गया है। ये जो फेम इंडिया वो दो फॉर्मेट में लॉन्च किया गया था, फेम 1 एंड फेम 2। फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेशनल ई मोबिलिटी मिशन प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया है, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंकरेज किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट, इसके प्रोडक्शन और किस तरीके से हम सप्लाई और कर सकें और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रेजेंस करें, इसको इंश्योर करना ही नेशनल ई मोबिलिटी मिशन प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है। 4 कंपोनेंट यहां पर आते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको और उनके कंपैटिबल इंजन को डेवलप करना। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हाइब्रिड इंजन्स आ रहे हैं। यह हाइब्रिड इंजन एक्चुअल में ये इंजन को मॉडिफाई करके बनाए जा रहे हैं, और इंजन की मॉडिफिकेशन के लिए ही ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। दूसरा है डिमांड क्रिएशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाना है और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा करके भी यहाँ पर प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए एक तरीका होता है सब्सिडी प्रोवाइड करना। हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस साथ ही साथ में कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पर हम व्हीकल के नंबर की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, प्लस साथ में लिमिटेशन लगा रहे हैं कि 10 साल से ऊपर की अगर गाड़ी होगी तो फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। या फिर स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इसको बोल रहे हैं कि आपको जब स्क्रैप के लिए आ रही होगी गाड़ी और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक छूट मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर अभी फिलहाल किया जा रहा है फेम इंडिया को। आगे अगर बढ़िया हो जाएगा तो फिर हम उसको और बेहतर तरीके से आगे लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे जो बड़ी टसल रहेगी, जो बड़ा टारगेट रहेगा, वो यही रहेगा कि कितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको हेवी पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से पेट्रोल पंप्स होते हैं सेम वैसे ही आगे फ्यूचर में हमें बैटरी चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आप अपनी व्हीकल को लेकर के आएंगे, चार्जिंग में लगाएंगे, चार्ज करेंगे और फिर अल्टीमेटली जो भी अमाउंट आएगा उसको पे करके आप अपने प्रस्थान की ओर निकल जाएंगे। गवर्नमेंट ने ईवी के अडॉप्शन के लिए कई तरीके की पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। जैसे यहाँ पर जो COP26 हो रखी है ग्लासगो में, वहाँ पर बोला गया है कि हम कार्बन न्यूट्रल कैसे होंगे, और कार्बन न्यूट्रल होने के लिए 2070 का टारगेट लिया गया है। 2070 है इंडिया के लिए, 2050 है चाइना के लिए, और इस तरीके से अलग अलग कंट्री ने अपना अपना एक एजेंडा, अपना एक ट्रैक लाइन प्रोवाइड किया है पूरे वर्ल्ड को। इस पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 30% जो प्राइवेट कार हैं उनको, 70% जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको, और लगभग 80% जो टू व्हीलर्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2030 तक। और इसके लिए आप लोग देख रहे होंगे लगातार गवर्नमेंट कितना ज़्यादा कोशिश कर रही है, सब्सिडी दे रही है, प्रमोशन कर रही है, और कहीं ना कहीं एक कंपनीज को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च करिए जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए। प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी फॉर ऑटो सेक्टर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको भी सब्सिडी दी जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा ओला के स्कूटर आ रखे हैं, ओला S1 हो गया, एथर इसी तरीके से आ रखा है। तो कई तरीके के स्कूटर हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बेस्ड है, एंड दे आर एक्चुअली कवरिंग द मार्केट। इसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी भी बनाई गई है, और इस चीज़ को लॉन्च की गई थी गुजरात के इन्वेस्टर समिट के दौरान में, और इस तरीके से हमारी जो ईवी अडॉप्शन के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है रिलेटेड विद द वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन। जो वेस्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं जिनको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे एक हमारा होता है अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमास वेस्ट और फिर बायोमेडिकल वेस्ट।
अर्बन वेस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जहां पर आपके हाउस होल्ड का मेन कूड़ा निकल करके आता है, दिस इज हाउस होल्ड का मेन कूड़ा। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे यहां पर प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं और कई तरीके के यहां पर लिक्विड्स भी निकलते हैं जो कि डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है वेस्ट के फॉर्मेट में। बायोमास का मतलब ये हो गया जैसे कई सारे डेड एनिमल्स वगैरह भी होते हैं और साथ में कई सारे डेड चीज़ें भी होती हैं, इन सभी को अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि बायोमास वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ये हो गया कि जितने भी हॉस्पिटल्स का कचरा निकल करके आता है, इसके अलावा जितने भी मेडिसिनल या फिर जो हॉस्पिटल का जो एक तरीके से स्क्रैप होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये वेस्ट हो गया, जिसमें आपके फार्मास्यूटिकल प्लस साथ में सिरिंज, ये जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं वो सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है हमारे इस वेस्ट जनरेशन और वेस्ट को एनर्जी में जनरेट करने के लिए, तो अलग अलग तरीके की एनर्जीज हमें देखने को फिलहाल मिल रही हैं। इसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल टेक्नोलॉजी। इस थर्मल टेक्नोलॉजी के दौरान में होता क्या है कि जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन गर्म करके अल्टीमेटली हम लोग इसको एनर्जी को क्लीन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि अगेन यहां पर भी ग्लोबल वार्मिंग का एक केस फंस जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रीज से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सेम हम इसके प्रोसेसिंग और वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन के लिए भी सेम इसी तरीके का इंसिनरेशन प्रोसेस करेंगे। यह अपने आप में एक ट्रेडिशनल मेथड भी है और इसी वजह से हम लोग इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है, ना तो ये मनी वाइज ना तो फाइनेंशियल वाइज हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, ना ही इन्वायरमेंट वाइज। दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल। जो थर्मोकेमिकल होती है यहाँ पर दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पायरोलिसिस और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गैसिफिकेशन। पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन, यहां पर होता यह है कि जो भी लो मॉइस्चर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी यहां ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके प्रोसेसिंग कराने के लिए उसको वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित है। दो तरीके की प्रोसेस होती है, पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। हमारे पास कुछ बायोकेमिकल टेक्निक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बायोमिथेनेशन एंड फर्मेंटेशन, और लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल में आप बता सकते हैं यही जो हमारा माइक्रोबियल फ्यूल सेल है, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल। इस तरीके से हम लोग यहां पर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और वेस्ट टू एनर्जी को हम अपने एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गार्बेज से यानी कि कूड़े से, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस वेस्ट से हम लोग एनर्जी जनरेशन के बारे में बातें कर रहे हैं और इस दौरान में 6 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एस्टैब्लिश करने की बातें की गई हैं जो कि अल्टीमेटली 74 मेगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे। दिल्ली में यहां पर 2 जगहों पर लगाया गया है, एक है गाजीपुर और दूसरा है नरेला बवाना। इसके अलावा जबलपुर, हैदराबाद, तेलंगाना में नालगोंडा और चेन्नई में प्रपोज्ड है। यहां पर अगर हम लोग बात करें विच टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू फोकस, दैट इज पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। आपसे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं कि पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो आप बता देंगे सिंपली दिस इज रिलेटेड विद वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी। आपसे एक बार इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि नेट मीटरिंग किससे रिलेटेड है? नेट मीटरिंग किससे रिलेटेड है? अब नेट मीटरिंग क्या है, कैसे करना है, ये सब बिल्कुल नहीं पूछा गया था। आपसे सिंपली पूछा गया व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट इट, और आप बता देंगे ये बेसिकली सोलर पैनल से रिलेटेड था, सोलर एनर्जी से रिलेटेड था। सेम वैसे ही पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। आप सिंपली बता देंगे कि ये वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन के लिए एक तरीके की टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इंडिया में जो फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्लांट बनाया गया है वो उड़ीसा में बनाया गया है, मंचेश्वर में बनाया गया, मंचेश्वर वर्कशॉप। इस पॉलीट्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में बोला जाता है कि हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस है जिसमें हम मल्टीपल फीडस्टॉक को कन्वर्ट करते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फ्यूल, गैस, कार्बन एज वेल एज वाटर में। इस स्टेटमेंट को ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मेन जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिर में पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कुछ एडवांटेज के बारे में अगर बात करें इस वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन को, तो वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन में जब हम पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर प्रोसेसिंग आपकी तुरंत होती है। तुरंत होने का मतलब ये हो गया कि हम स्टोर नहीं करते, एक तरफ से आता है और दूसरे तरफ से प्रोसेस होकर के निकलता जाता है।
तो हमें किसी तरीके की प्री सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रोसेस जो है बहुत फास्टर है और तुरंत है। हाई टॉलरेंस टू मॉइस्चर, हेंस ड्राइंग ऑफ वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई ज़रूरत नहीं होती है ड्राई करने की, पहले से ही चीज़ें हो जाती हैं। ये सेल्फ रिलायंट और अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है एनर्जी कंजम्पशन के लिए। जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होती है वो अलाउड नहीं होती है। उसका सिंपल कारण यह है कि बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है, फर्मेंटेशन के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाता है। यहाँ पर तुरंत ही जो भी यहाँ पर प्रोसेसिंग करनी है वो कर दी जाती है। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा भी है। लास्ट यहाँ पर अगर एडवांटेज के बारे में बात करें तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कन्वर्टेड टू वैल्यूएबल एनर्जी, मेकिंग इट जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस थ्रू द प्लांट। अल्टीमेटली सारी की सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ये अपने आप में काफ़ी एडवांटेजियस है, और ये अभी का बर्निंग मुद्दा भी बना हुआ है, जिस पर हमें आगे और भी काम देखने को मिल सकता है। अगर कोई काम होगा तो करंट अफेयर्स में आगे और डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज फिलहाल ये जो स्टैटिक पोर्शन है यहाँ तक आप तैयार रखिएगा। इस सेशन में यहीं पर एंड करेंगे। जो डाउट रहेगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोफ्यूल के बारे में और बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में। फिलहाल यहां पर स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।